मैं सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा। होंडा सिटी भी देखी, वो मैंने चलाई भी, पर उसमें मुझे इतना, मैंने कुशाक भी चलाई, कुशाक भी मेरे को और मेरे फादर को पसंद भी आई थी कि ग्राउंड क्लियरेंस देखो और कुशाक की ग्राउंड क्लियरेंस देखो। ऐसा कभी इशू आया है इसको लेके कि ओवर हीटिंग की कभी प्रॉब्लम हो गई हो या कुछ इस तरीके की इशू? ड्रॉबैक्स के बारे में अगर बात करें। फिट एंड फिनिश का इशू तो हुआ है, जैसे आप इसकी यहाँ पे लाइट देखो। दोस्तों आज जिस गाड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो एक ऐसी गाड़ी है जो सेडान होते हुए भी आपको एसयूवी का कंफर्ट देगी। यानी कि ऐसी जगह भी आप उनको लेके, इस गाड़ी को लेके जा सकते हो जो आपने सोची भी नहीं होगी। यानी कि खड्डेदार सड़कें, अगर आपको आपके एरिया में ऐसी सड़कें हैं लेकिन आपको चाहिए यार सेडान का कंफर्ट, तो मेरे साथ में आज स्लाविया है और इसके ओनर मेरे साथ में है एंड ही इज यश। यश भाई कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अब यश भाई पहले तो आप छोटा सा इंट्रो दे दो और फिर उसके बाद टेक्निकलिटीज में घुसेंगे और रिव्यू जानेंगे इसका। बिल्कुल, मेरा नाम यश है। तो एक मैं सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर हूँ, जिसका मेरा बिजनेस है वो डिजिटल मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैंने ये गाड़ी लास्ट ईयर परचेज की थी अप्रैल में। अच्छा, अप्रैल में लिया आपने? बिल्कुल, उस टाइम पे मैं अपनी सारी गाड़ियाँ देख रहा था, सेडान, हैचबैक, एसयूवी, तो मैंने हर ब्रांड की गाड़ी चलाई थी। पर जब मेरा जो एक पॉइंट होता है ना, वो जहाँ पे दिमाग सटक जाता है कि मुझे बस ये गाड़ी चाहिए, वो थी स्लाविया। अच्छा, ये तो चलो आपने स्लाविया ले लिया, पहली बात तो बधाई हो क्योंकि ये 5 स्टार रेटेड गाड़ी है और इस सेगमेंट में इसके जितने नंबर्स है ना, वो 5 स्टार रेटिंग में ग्लोबल एनकैप में वो नंबर्स है ही नहीं किसी गाड़ी के। ये और वर्टस, ये 2 गाड़ियां हो गई। इसलिए मैंने पहले आपको पहले से ही पता था कि ये सेफ होने वाली है। मुझे ये पता था कि ये गाड़ी 5 स्टार रेटिंग देगी। जब मैंने परचेज की थी उसके 2 महीने बाद, तो नहीं आपके अप्रॉक्स 6 मंथ बाद इसका ग्लोबल एनकैप आया था। अच्छा, तो 6 महीने के बाद? 6 महीने बाद, क्योंकि उस टाइम पे वर्चस भी लॉन्च हो गई थी। और जो ग्लोबल एनकैप पे गई थी वो स्लाविया नहीं गई थी, वो आपकी वर्चस गई थी। तो उस दिन लड्डू बांटे थे पड़ोस में? बिल्कुल। उस दिन कॉन्फिडेंस हुआ, ये जो गाड़ी ली है बिल्कुल लोहा ली है। तो इससे पहले कौन सी गाड़ियां चला रहे थे? उसके इससे बारे में पहले जरा मैं बात वैगनर चला रहा था, मैंने मानसा भी चलाई है, मैंने डैटसन गो भी चलाई है, मैंने क्विड भी चलाई है। अच्छा। पर जो मजा कंफर्ट था ना, वो टाटा मानसा में था। उसके अलावा जितनी मैंने उसके बाद चलाई, जैसे मैंने गो है, क्विड है, वैगनर है, ये तो एंट्री लेवल है, ये इनसे तो एंट्री कंफर्ट लेवल है। एक्सपेक्ट पर मत करो। इसमें कंफर्ट मुझे गो में मिला था, पर उतना मेरे को ना क्विड में मिला, ना ही मेरे को वैगनर में मिला। और जब ये गाड़ी मैं प्लान कर रहा था कि मुझे नहीं, अब मुझे मूव ऑन करना है, दूसरी गाड़ी लेनी है, ठीक है, तब मैंने सोचा था भैया प्लास्टिक नहीं लूंगा तो मैं लोहा लूंगा। क्या मतलब प्लास्टिक? प्लास्टिक इन द सेंस कि मैं सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा था। क्योंकि उस टाइम पे आप देखिए, जैसे आप इंडिया का ट्रैफिक देख ही रहे हैं, स्पेशली गाजियाबाद का हम जैसा लोकल रहते ही हैं, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा इंक्रीज है और बहुत गंदा ट्रैफिक हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे अगर मैं कोई प्लास्टिक गाड़ी ले लूंगा, ठोक जाए तो उसमें लॉस भी बहुत है, और जो अंदर पैसेंजर बैठे हैं उनका भी लॉस है। चलो, इंजरी ये का भी तो वो है। बात हो गई आपके पास्ट एक्सपीरियंस की। बिल्कुल। मुझे बताओ कि इसे ढूंढते टाइम और कौन कौन सी दिमाग में गाड़ियां थी इसके और ढूंढने देखी टाइम, कौन सी आपने? इसके टाइम पे मैंने थी नेक्सन थी, हाँ। तो मेरे को प्राइस टैग में चाहिए था, मुझे 10 से 20 लाख के उसमें चाहिए था। अब उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, पर जो मैं सेफ्टी भी निकालूं साथ में, जिसमें 5 स्टार सेफ्टिंग भी है, फीचर्स भी हैं, और गाड़ी थोड़ी प्रीमियमनेस भी देती है, वो एक नेक्सन थी, एक स्लाविया थी, कुशाक थी, टैगुन थी, मैंने और जीप कंपस भी देखी थी। मोस्ट प्रोबेबली वो 25 लाख से रेंज में आती है। वो तो दुगनी पड़ती है इससे। बिल्कुल, वो 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा थे, पर गया था। पर मुझे वो भी चलाते टाइम मुझे इतना मजा नहीं आया, जो कंफर्ट और जो पुश होता है ना, वो इसमें आया। परफॉर्मेंस, बिल्कुल, परफॉर्मेंस इस गाड़ी की ऐसी, मैंने 1.5 भी चलाई है, मैंने 1.2 टर्बो इंजन भी चलाया, मैनुअल, ऑटोमेटिक। उस टाइम पे आती थी DSG आती थी, अब तो इन्होंने 80 कर दी है और हाई वेरिएंट में DSG कर दी है। उस टाइम पे DSG आती थी, और इसके जब मैं ले रहा था उससे 1.5 लाख का फर्क था। किसमें? 80 में और इसमें? हाँ, मैनुअल और DSG में 1.5 लाख का डिफरेंस था। अच्छा। तो मुझे चाहिए थी मैनुअल, उसके लिए मैं इस पे गया। और मैं अगर पावर की बात करूँ तो आपको जैसे ही पता ही है, 1.0 टर्बो इंजन आपका 1.5 नॉर्मल पेट्रोल इंजन के इक्वल है। तो उस टाइम में मुझे पावर भी ज़्यादा नहीं चाहिए थी, मुझे फीचर्स भी ज़्यादा नहीं चाहिए थे, पर मुझे प्रीमियमनेस और सेफ्टी ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने होंडा सिटी भी देखी, वो मैंने चलाई भी, पर उसमें मुझे इतना कंफर्ट नहीं लगा। आप उसके इंटीरियर, वो बेसिक इंटीरियर है, वो भी इस प्राइस सेगमेंट में है 16-17 लाख की। अब इतना आप प्राइस लगा रहे हो, फिर आपको इंटीरियर भी बिल्कुल नॉर्मल मिल रहे हैं। होंडा सिटी का भी वैसा इंटीरियर, अमेज का भी वैसा, WRV CRV दो उस टाइम पे थे, सबके भी सेम इंटीरियर आ रहे थे। तो और बिल्ड क्वालिटी नो डाउट उसकी भी अच्छी है होंडा सिटी की, और रिलायबिलिटी भी अच्छी है उसकी, देखा जाए, क्योंकि वो भी जैपनीज है। जैपनीज की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होती है। होंडा का इंजन भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। पर जब आप 14 लाख 15 लाख 16 लाख आप स्पेंड कर रहे हो, तो आप उसमें भी चाहोगे इंटीरियर भी अच्छा मिले, कंफर्ट भी बहुत अच्छा हो, बिल्कुल, लुक्स भी अच्छा हो। क्योंकि आप गाड़ी ऐसी नहीं है कि आप 2-3 साल में चेंज करते हो, कम से कम 5 से 7 साल तो आप रखते हो गाड़ी। तो आप ये पूरा पैकेज है। मैंने कुशाक भी चलाई, कुशाक भी मेरे को और मेरे फादर को पसंद भी आई थी, पर मम्मी को पसंद नहीं आई। मम्मी को स्लाविया अच्छी लग रही थी, तब हम स्लाविया पे शिफ्ट हुए। जब हमने इसे चलाई,
क्यों ये माइंडसेट अभी भी क्यों है कि मुझे सेडान लेनी है? मतलब क्योंकि लोग तो अब पागल हो चुके हैं एसयूवी के चक्कर में, बिल्कुल। और मैन्युफैक्चरर्स भी यही कर रहे हैं। वो मतलब एंट्री लेवल सेगमेंट भी अपनी मिनी एसयूवी के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। तो ऐसे एसयूवी के जमाने में सेडान लेने का क्या फायदा हुआ? देखो उस टाइम पे आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखो और कुशाक की ग्राउंड क्लियरेंस देखो, वो आपको सेम है। ये तो चलो 180 टेक्निकलिटी होगी, लेकिन ठीक ये है। कोई ऐसी चीज नहीं है पर जो जिससे सेडान decision का जो लिया जाए। कंफर्ट है ना, वो आपको एसयूवी में नहीं मिलता। वो तो फैक्ट। जो आपका रेयर सीट्स है, सेडान की बहुत अच्छी होती है, रिक्लाइनेबल है, रेयर सीट कंफर्टेबिलिटी अच्छी है। आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो हाँ तो आपको बिल्कुल थकान नहीं होगी, हाँ थाई सपोर्ट भी अच्छा है। और एसयूवी में क्या आपको बिल्कुल स्ट्रेट मिलता है, रिक्लाइन इतना नहीं है, बॉडी रोल ज्यादा है, बॉडी रोल भी थकान ज्यादा रहता है। और एसयूवी प्रॉपर एसयूवी वही है जैसे आपके सफारी होगी, हाँ। फॉर्च्यूनर है, इनोवा है, ये आपकी प्रॉपर एसयूवी है। अगर आपको इस पे जाना है तो एसयूवी नहीं चाहिए आपको तो, है? नहीं, नाम मात्र एंट्री की लेवल SUV एसयूवी तो है। क्योंकि उस टाइम पे जब मैं गाड़ी देख रहा था ना, हाँ। मैंने किया सेल्टॉस भी देखी थी। अच्छा। हाँ, मैंने कैरेंस भी देखी थी, क्योंकि उस टाइम भी कैरेंस आ गई 7 थी। सीटर। मैंने सोनेट भी देखी, पर वही सेफ्टी वाइज मैं देखूं बहुत हल्की गाड़ी है। अभी भी आप देखो जैसे नई सेल्टॉस आई है, उसमें सिर्फ डिजाइन लैंग्वेज है, फीचर्स है। हाँ। किया और हुंडई सिर्फ आपको फीचर्स देते हैं, ये आपको फीचर्स के साथ साथ सेफ्टी बिल्ड क्वालिटी भी देती है। चलो अच्छा, थोड़े से डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका डिजाइन कैसा लगता है आपको? इसका क्योंकि डिजाइन मिड जो है ना, वेरिएंट है। बिल्कुल एग्रेसिव बर्ड है ना, जैसे एक गेम आता था एंग्री बर्ड, हाँ हाँ ऐसे बिल्कुल आप ऐसे देखो ना। और रात में जब आप देखो, जब इसके डीआरएल ओपन होते हैं हाँ नाइट के टाइम पे, आप बिल्कुल देखोगे बिल्कुल एक एग्रेसिव लुक है इसका, और बहुत प्यारा जी। ये स्कोडा का जो डिजाइन लैंग्वेज है ना, जो हर गाड़ी में जैसे ऑक्टाविया है, सुपर्ब, कुशाक में भी आपका सेम डिजाइन लैंग्वेज है। वर्टस से कितना डिफरेंट लगता है आपको ये? वर्टस से देखो, वर्टस की चैसी सेम, प्लेटफॉर्म फीचर्स वाइज सेम, इंजन सेम, प्लेटफॉर्म सेम, सब चीज सेम से, दोनों जो सेम ही गाड़ी डिफरेंस है बस वो लुक का है। लुक का है। हाँ वॉक्सवैगन की भी नो डाउट डिजाइन लैंग्वेज बहुत अच्छी है, पर वो क्लासिक, एक क्लासिक और प्रीमियम में बहुत डिफरेंस है। अच्छा स्कोडा आपको प्रीमियमनेस दे रही है लुक में भी, और वॉक्सवैगन आपको क्लासिक देती है। चलो, और नाइट में ये कितना लिट कर रही है? हेडलाइट यूनिट कैसा काम कर रही है नाइट में इसका स्प्रेड बहुत अच्छा है, अच्छा। मेरे को हाई बीम लगाने की नीड नहीं पड़ती। हाई बीम में बहुत कम लगाता हूँ। ये तो हेलोजन है बिल्कुल, इसमें एलईडी भी आती है, पर उसके टॉप एंड जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आती है। हाँ बिल्कुल। अब जैसे आप नाइट स्प्रेड की बात कर रहे थे, हेडलाइट का स्प्रेड इतना अच्छा है कि मुझे हाईवेज पे भी हाई बीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब बिल्कुल अंधेरा है, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, तब मैं वहाँ पे हेडलाइट लगा, वो हाई बीम पे करता हाई बीम लगा दो। आ जाओ, एलॉय व्हील बताओ मुझे। एलॉय व्हील तो बहुत बेसिक लगते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें डायमंड कट है, लेकिन डिजाइन फिर भी अच्छा है इनका, कट्स एंड ग्रूव्स हैं जैसे एलॉय व्हील्स में। मैं सर आपको एक चीज बताऊं, मुझे फीचर से इतना मुझे मतलब नहीं है गाड़ियों में। अलॉय व्हील डायमंड कट हो, नॉर्मल हो, स्पोक्स हो, ये सब मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आफ्टर मार्केट भी अलॉय आती है। मुझे चेंज करवाना है, मैं क्यों उसके 70,000 रुपये एक्स्ट्रा दूं, उसमें वो ऐसे फीचर्स भी लूँ साथ में जो मुझे चाहिए ही नहीं। अब इसी में मैनुअल की मैं बात करूँ, जब मैं ये ले रहा था तो मैं अगर इसमें 1 लाख रुपये और डालता ना, तो मुझे एक हायर वेरिएंट मिल रहा था, जिसमें आपका डायमंड कट अलॉय व्हील आ रहा है, आपका सनरूफ आता है, फीचर्स बहुत सारे आपका हैं। ड्राइवर सीट के नीचे आपका सबवूफर आ रहा है, वेंटिलेटेड सीट्स आ रही हैं। अब उसकी मुझे कोई नीड नहीं, वो मेरे डे टू डे लाइफ में यूज नहीं है। अब मुझे गाड़ी चलाने से मतलब है अलॉय व्हील आपका स्पोक्स हो, डायमंड कट हो, या आपके नॉर्मल क्रोम हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो ये 550 लगभग 550 की बूट है इसमें। बिल्कुल। किसका कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा कभी शिफ्टिंग में, या कहीं आपको लगा हो कि यार लगेज तो बड़ा आ गया? लगेज ऐसा था इसमें, मेरे 5 to 7 बैग्स आराम से आ गए थे। अच्छा, कहाँ गए थे आप? मैं नहीं, मेरी फैमिली गई थी। जब वृंदावन 2-3 दिन के लिए स्टे पे गई थी, तो 5 लोग का पूरा सामान आ गया था। 5 लोग के हिसाब से 4 से 5 बैग प्रॉपर आ गए थे। मीडियम बैग सारे आ गए, मीडियम स्मॉल, लार्ज बैग आता है तो एक बैग कम हो जाता है। मतलब बूट को लेके कंप्लेन? बूट को लेके मुझे कोई कंप्लेन नहीं। ठीक है जी, चलो अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को चलाते हैं बिल्कुल, और फिर देखते हैं कि कितना। अरे ये इसकी स्टोरी बताओ यार, ये तो आपने पीपीएफ लगा रखी है मेरे ख्याल में। हाँ, ये स्क्रैच कैसे आ गए? ये स्क्रैच ऐसे आया, मैंने पार्किंग में लगा रखी थी गाड़ी। हाँ ठीक है, अब एक हमारे गाजियाबाद के जो लोग हैं इतने अच्छे हैं, उन्होंने गाड़ी गलत लगा रखी थी। अब मेरी गाड़ी बिल्कुल पिलर से थी। अब मैं जब जैसी गाड़ी निकाल रहा था, मेरे लेफ्ट साइड में भी गाड़ी और मेरे आगे भी गाड़ी रॉन्ग में लगी हुई। मैंने 5-6 बार रिवर्स करा, तब जाके मैंने गाड़ी निकाली, उसमें भी मेरी हल्की सी यहाँ पे टच हो गई। अच्छा, पर मेरे लिए बेनिफिट ये है कि मैंने इस गाड़ी में पीपीएफ करवा रखी है। पीपीएफ मैंने इसलिए करवाई थी ताकि मेरा गाड़ी का पेंट बचा रहा, क्योंकि और वो बचा रहा? बिल्कुल, मेरे गाड़ी का बिल्कुल पेंट बचा हुआ है। अच्छा, जो दूसरी गाड़ी थी उसमें क्या डैमेज आया था, देखा था उधर के? दूसरी गाड़ी थी क्योंकि ये लगा था मेरा पिलर पे। अच्छा, पिलर पे तो लगा कोई था। डैमेज हुआ मेरे को लगा कि शायद गाड़ी से गाड़ी टच हुई है। चलो मैं आपके लिए दरवाजा खोलता हूँ, बैठो। यही काम करते हैं, हम चलाते हैं आज गाड़ी, बिल्कुल, और आप बैठो पीछे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो अभी इस इंजन को, एक 1.0 लीटर का जो टर्बो इंजन है, उसको चला के देखते हैं और जानेंगे यश भाई से भी क्या माइलेज दे रहा है, कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट्स हैं, ये सब चीजें। आओ दोस्तों, हम स्कोडा स्लाविया के 1.0 चला रहे हैं। अब स्लाविया, अगर आपको ये शब्द पहली बार अगर आपने सुना हो जब ये लॉन्च हुई थी तब,
तो ऐसा नहीं है। स्लाविया जो है वो एक साइकिल का नाम था। जब स्कोडा ने सबसे पहले धीरे धीरे करके, वो पहले साइकिल बिजनेस में, मोटरसाइकिल बिजनेस में, उन बिजनेस में थे, फिर उन्होंने गाड़ियां बनाना स्टार्ट किया। तो स्लाविया जो है वो उनकी साइकिलों में से एक साइकिल का नाम था। फिर इसको एक प्रॉपर सेडान दे दी गई और ये पहली स्लाविया है, फर्स्ट जनरेशन है ये स्लाविया का। तो मेरे को ये बताओ यश भाई, ये तो 1.0 लीटर का जो इंजन है वो है तो काफ़ी, मतलब देखो, मतलब आपको रेड लाइन करने में काफ़ी मज़ा आता, एकदम 60-70 तो ये चुटकियों में ऐसे पकड़ लेता है, जो इस सेगमेंट में और गाड़ियों में नहीं आता था। अभी तक तो नहीं आता था, अब वर्ना में भी अच्छा इंजन आने लग गया है। तो इस इंजन है तो ये 3 सिलेंडर इंजन, ऐसा कभी इशू आया है इसको लेके कि ओवर हीटिंग की कभी प्रॉब्लम हो गई हो या कुछ इस तरीके की इशू? भैया लेट मी करेक्ट यू, ये 3 सिलेंडर नहीं है, 4 सिलेंडर। सॉरी 4 सिलेंडर, हाँ। तो यश भाई मुझे ये बताओ, ये जो 1.0 लीटर का टर्बो इंजन है, इसमें ना परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी मिलती है। मतलब अगर मैं आज इस टाइम 1.5-2 साल बाद में, जब लॉन्च हुई है उसके 1.5-2 साल बाद में अगर आप देखो, तो अब कुछ ऐसे इंजन्स जैसे कि Hyundai वर्ना ने अभी जो इंजन निकाला है वो काफ़ी कमाल का इंजन है, उसमें अच्छी है। लेकिन अगर Hyundai वर्ना का छोटा इंजन खरीदोगे ना तो उसमें वो मजा नहीं है। ऐसी होंडा सिटी के अंदर भी कुछ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन नहीं मिलता। ये दोनों ही वेरिएंट में, चाहे आप इसके बड़े वाले वेरिएंट खरीदो 1.5 खरीदो चाहे 1.0 खरीदो, आपको परफॉर्मेंस तो बखूबी मिलती है। तो इस इंजन के बारे में कुछ खूबियां बताओ, कुछ ऐसा लगे ड्रॉबैक अगर आपको शेयर करना है तो वो भी बताना मुझे। नहीं, ऐसा तो मुझे कोई इसमें कोई ड्रॉबैक फील नहीं हुआ। जैसे जो टर्बो इंजन होते हैं, नॉर्मल इंजन होते हैं, हाँ। कुछ टाइम के बाद वो हीटिंग प्रॉब्लम करने लग जाते हैं। हाँ। आप इसके टैकोमीटर में देखोगे तो आपको इग्निशन की लाइट आने लग जाती है। इसमें ऐसा कोई हीटिंग प्रॉब्लम नहीं है या कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नॉइजी इंजन हो कुछ हो। ये एक प्रॉपर परफॉर्मेंस इंजन है। आप इसको अगर 2 साल बाद भी चलाओगे तो आपको भी ये इंजन बिल्कुल वैसा ही रखेगा। अच्छा यश भाई, कुछ ड्रॉबैक्स की जब बात उठी है तो इस गाड़ी की कुछ ड्रॉबैक्स आप मेरे साथ में पहले बिहाइंड द कैमरा शेयर कर रहे थे, उनको चलो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस गाड़ी के अंदर कुछ अभी कमियां हैं, या वो स्टैंडर्ड अभी जो है वो पहले वाले जो स्टैंडर्ड थे कुछ ना कुछ स्कोडा वाले, जैसे अगर आप पहले वाली को स्कोडा देखें तो फिट एंड फिनिश के जो इश्यूज थे वो कभी नहीं थे। अभी आपको क्या लगता है कि कहाँ पर कंसर्न है ड्रॉबैक्स? फिट एंड फिनिश का इशू तो है। जैसे आप इसकी यहाँ पे लाइट देखो, हाँ, या आप इसको आराम से ये प्रेस हो जाती है, तो ये रूफ माउंटेड है। हाँ। अच्छा, ये दब जाती है बिल्कुल। आप इसको हल्का सा प्रेस करोगे ना, ये ऊपर चली जाएगी। ऐसे इसका फ्रंट में है। अच्छा, फ्रंट में क्या है? ये वाला जो पैनल है आपका। अच्छा, ये भी। हाँ, रूफ देखो ना, तो रूफ जो है ना, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें वो काम हो सकता था। अच्छा। बाकी जो इसके, ये पहला ड्रॉबैक। तो दूसरा ड्रॉबैक है, गाड़ी में आगे और पीछे दोनों C2C केबल दे रखे, केबल दी हुई है। अगर एक USB केबल हो जाता ना, वो बहुत अच्छा होता। उसके लिए पावर वो दे रखा है इन्होंने, 12 वोल्ट का चार्जिंग की। पर उसमें यार वो अलग से परचेज करो, लेना पड़ेगा। बिल्कुल। उसमें फिर अपनी वायर इंसर्ट करो। अगर एक C करते, एक USB करते तो वो ज्यादा अच्छा होता। अच्छा चलो, ये तो अभी देखो, जैसे मैं यहाँ पे भी अभी दबा रहा हूँ ना, तो ये वाला पैनल देखो ना, हल्का सा अंदर की तरफ दब रहा है, ये पैनल दब रहा है। तो वो कहीं ना कहीं मैं भी उस बात से जस्टिफाइबल हूँ जो आप बोल रहे हो। और जब हमने इसका रिव्यू किया था ना, तो ये बात हमने तब भी रखी थी स्कोडा के सामने और अपने व्यूअर्स के सामने, कि अभी फिट एंड फिनिश उन स्टैंडर्ड्स में नहीं है जो पहले स्कोडा का नाम था या फॉक्सवैगन का नाम था पहले, कि यार ये प्रॉब्लम, तो क्वालिटी इशूज जो है हल्के, वो नहीं है। बाकी इसका यूजर इंटरफेस मुझे काफी अच्छा लगता है। ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका यूजर इंटरफेस, चाहे आप छोटा वेरिएंट खरीद लो चाहे बड़ा वेरिएंट खरीद लो, दोनों में यूजर इंटरफेस काफी अच्छा है। इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लगी? इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुझे कभी ऐसा, मैं भैया आपको एक बात बताऊं, मैं जब भी कोई गाड़ी लेता था ना जी, मैं उसके अगले दिन जाता था सीट कवर लगवाने, स्पीकर सेट ऑन करवाने। ये पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करवाई। अच्छा। ना मैंने स्पीकर एड ऑन कराया, ना मैंने एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाई जी, ना ही मैंने एक सबवूफर लगवाया। बस मैंने इसमें एक मैटिंग और आपका सीट कवर लगवाया। लेकिन ये लग रहे हैं कि ये स्कॉट का स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आफ्टर मार्केट में वो फिनिश नहीं आ पाती। आपका क्या कहना है? ये आफ्टर मार्केट ही है। आफ्टर मार्केट में क्या है कि जो आजकल जो सीट कवर लगते हैं वो बकेट सीट कवर लगते हैं। बिल्कुल। वो आपके जो सीट होंगे उसको स्ट्रेच करेंगे, वो फाड़ेंगे, फिर वापस लगाएंगे। अब आजकल सीट कवर ISRA है, तो मेरे को अपनी ओरिजिनल सीट खराब नहीं करनी थी। अच्छा। तो इसलिए मैंने कहा तो भाई तू ऐसे ही लगा दे, क्योंकि हमारा इतना रनिंग है नहीं जो मुझे गाड़ी में ज्यादा बैठना पड़े। अभी कितनी चला लिया आपने? अभी ये चली है मेरी 13,200 समथिंग। 13,200 किलोमीटर पे। आप मुझे एक चीज बताओ, कल आप वो कंसर्न के बारे में बता रहे थे, विंडो के कंट्रोल के कंसर्न के बारे में। मैंने ये गाड़ी ली थी लास्ट ईयर अप्रैल में, तो 1 साल तो बिल्कुल सही चली है गाड़ी। और जब मैंने इसकी पहली सर्विस कराई थी उसके बाद से इसमें प्रॉब्लम आने लगी। प्रॉब्लम किसमें है? डोर विंडो में।
जो ये ड्राइवर सीट का डोर है उसमें प्रॉब्लम आई थी। पहले तो इसका जो विंडो था वो वन टच काम नहीं कर रहा था। घर के पास एक सर्विस सेंटर है तो वहाँ दिखाई थी ब्राइट स्कोडा में, तो उन्होंने कहा था सर ये मोटर ख़राब है, हो जाएगा। पर इस बात को भी 6 महीने हो चुके हैं। फिर मैं इसको वापस लेकर गया था तो इन्होंने बताया कि मोटर ख़राब है। तो मैंने इसको बोला कि मोटर चेंज कर दो, तो उन्होंने कहा सर मोटर चेंज हो गई, वारंटी में है तो चेंज हो जाएगी, तो पार्ट आने में टाइम लगेगा। तो ठीक है, 2-3 दिन का टाइम उन्होंने बोला था, वो पार्ट आया नहीं। फिर मैं वापस फिर बीच में एक दिन संडे को विंडो मैंने नीचे करी, तो फिर उसके बाद ये वापस ऊपर नहीं गई। तो इसमें जो प्रॉब्लम आई थी वो फिर उस टाइम पे आई थी लिफ्टर की। तो लिफ्टर तो उन्होंने चेंज कर दिया था और फिर उन्होंने बोला था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लिफ्टर चेंज करने के 3 दिन बाद ही तो ये दरवाजे में फिर दिक्कत आ गई। तो ये ORVM है वो बंद नहीं होते, शीशा पूरा नीचे नहीं आता, तो वो ख़राब हो गया था। अब जैसे ही मैं इसको लॉक करता हूँ तो ORVM इसके बंद होते हैं। जैसे ही मैं इसको लॉक करता हूँ, अनलॉक करा, ORVM ओपन नहीं है, वो क्लोज नहीं हुए। अब मैं इसको लॉक कर दूंगा, देखो ये गाड़ी अनलॉक है। अब जैसे ही मैं इसको लॉक करूँगा ORVM इसका बंद नहीं हुआ। जो फिर इसको जो मेजर इशू ये आई थी कि यहाँ पे एक पार्ट आता है, ये एक सर्किट है जिसकी वजह से ये पूरा ये ड्राइवर साइड का जो विंडो है ये कवर होता है। आपके ORVM का होता है, आपके विंडोज़ का होता है, ये लॉक का होता है, ठीक है। बाकी विंडोज़ तो काम कर रहे हैं, जो पावर विंडोज़ हैं वो बाकी काम कर रहे हैं, पर जो ये ड्राइवर साइड का है वो काम नहीं कर रहा। ORVM मैनुअली बंद नहीं हो रहा। जो प्रॉब्लम है इसकी है, जब सर्विस मैंने कराई थी इसकी तो उनसे ये रबड़ टूट गई थी, ये वाली रबड़, जिसकी वजह से जब ये गाड़ी वॉश होती है तो इसका कपलर में पानी चला जाता है। अब इसको बोलते बोलते मेरे को 6 महीने हो गए, स्कॉडा ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ के लिए, क्योंकि 6 महीने हो गए, 7वां महीना है। अभी भी मैंने लास्ट संडे मैंने पार्ट ऑर्डर करवाया था, तो उन्होंने कहा था मंडे को होगा, तो मंडे पार्ट ऑर्डर हो गया था, उसमें भी आज 5वां दिन है, तो पूरा पार्ट आ गया था। और अब कह रहे हैं कि सर कल काम होगा, नोएडा जाएगी गाड़ी। जब इन पे यहाँ पे फैसिलिटी ही नहीं है, सारी नोएडा में ही है, तो यहाँ पे इन्होंने खोल के रखा अपना सर्विस सेंटर। जो भी काम करवाना है आप तो फिर नोएडा भेजो। वही चीज़ के लिए मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, सिर्फ ये इस रबड़ के चक्कर में इसका पावर विंडो पूरा काम नहीं कर रहा जो डोर का है। और हम जैसे कि जब आप सर्विस सेंटर पे इसको लेके जाते हो तो कितना खर्चा अभी फिलहाल आ रहा है, या आपने भी मेंटेनेंस पैक खरीदा हुआ है? भैया मैंने तो इसका मेंटेनेंस पैक ले रखा है 4 इयर्स का। हाँ। जो मेरे को अराउंड पड़ा था 25,000 का। अच्छा जी यश भाई, ये पैक तो वही होगा मेरे ख्याल में जब आपने खरीदी होगी गाड़ी तभी एडवांस में पे कर दिया होगा। नहीं, मैंने ये सर्विस कराने के 15 दिन पहले लिया था, पहली सर्विस कराने के। बिल्कुल, तो क्योंकि मेरे पे ऑप्शन था कि आप या तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ले लो, जब इसका टैक्स इनवॉइस कटता है, हाँ। या आप इसको 1 साल के अंदर कभी भी ले सकते हो। अच्छा हाँ। और यश भाई, इन 24,500 रुपए बता रहे हो ना आप? बिल्कुल। अब तो उसकी कीमत बढ़ गई, मेरे ख्याल में 35,000 के करीब अब फिलहाल हो गया है। लेकिन इन 24,500 में कितनी सर्विसेज दे रहे थे वो? 4 सर्विस। 4 सर्विसेज। बिल्कुल। तो फायदा क्या हुआ एडवांस में पे करने का? फायदा ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ सर्विस आप देखो जाओ, आपको गाड़ी कैसे चला रहे हो उस पर डिपेंड करता है। कोई बहुत ज्यादा रफ चलाते हैं, कोई बहुत ज्यादा स्मूथ चलाते हैं। अब मैं पहले बहुत ज्यादा रफ चलाता था, अब मैंने अपनी ड्राइविंग बहुत स्मूथ कर दी है। अब जैसे जब मैं पहले रफ चलाता था तो ब्रेकिंग का भी आता था इशू। अच्छा। कभी क्लच प्लेट आती है, क्योंकि जब रफ चलाते हो तो आपको गियर बार बार और ब्रेकिंग बहुत मारनी पड़ती है। अच्छा, मतलब ये है कि अगर आपका सर्विस का एक्सपेंस जो 6,500 रुपए स्कॉडा क्लेम कर रही है, बिल्कुल, अगर सर्विस एक्सपेंस फॉर एग्जांपल मैं रफ चलाता हूँ गाड़ी, हाँ। तो मेरा रफ चलाने पे अगर वो 9,000 आ रही है तो ये जो 2,500 का अंतर है वो स्कॉडा नहीं लेगी आपसे। नहीं। मतलब कि क्योंकि 24,500 में चाहे 6,000 आए चाहे 15,000 आए, सर्विस प्राइस वही रहेगा, ये आप कहना चाह रहे हो? नहीं, इसका सर्विस का जो है, जो नॉर्मल सर्विस है ना, इसमें आपका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, गियर ऑयल हो गया, AC फिल्टर हो गया, ये सब आपके चेंज होते हैं। उसका जो एवरेज प्राइस है वो आपका 6,500 का है। तो वो पैसा इन्होंने एडवांस में ले लिया। हाँ। अब इसके बाद अगर आपके क्लच प्लेट चेंज होती है या ब्रेक पैड चेंज होते हैं, हाँ। तो वो आपका एडिशनल है, वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अच्छा। एडवांस में इसलिए कि ताकि आपको एट द टाइम ऑफ सर्विस आपको कोई अपने जेब से पैसा ना देना पड़े। समझ गया। चलो ठीक है, ये तो मेरे को अच्छी लगी सुन के। अब जरा ना इसके AC की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। कैसा AC लगता है आपको? मुझे तो काफी कूल लग रहा है फिलहाल, कोई दिक्कत नॉर्मल है। हाँ। अच्छा है, नॉट ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है। हाँ। इसका नॉर्मल अच्छा है। आप इसको लॉन्ग रूट पे चला रहे हो, आप 22 पे भी टेम्परेचर रखोगे। हाँ। अभी इसका 21.5 पे है। हाँ। आप इसको चलाओ, आप इसको फैन की स्पीड अगर आप 3 पे भी रखोगे ना, हाँ। या कैबिन कूल कर देगा। हाँ।
विद इन 15 to 20 मिनट्स में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये जो एसी के स्विचेस होते हैं यहाँ पे, जो फिजिकल स्विचेस होते हैं, जी। ये जो कैपेसिटिव टच है, ये थोड़ा सा फैंसी तो जरूर हो जाते हैं, स्मार्ट भी बनाते हैं नो मैटर गाड़ी को, लेकिन कहीं ना ये प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगते। मतलब ये मेरी पर्सनल राय है कि मेरे को प्रैक्टिकल नहीं लगते। क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हो तो यू शुड बी सेफ। और जब आप टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आपको टेम्परेचर कम करना और ब्लोअर स्पीड बढ़ाना, तो आपकी नज़र सामने से हटके इस तरफ जाती है। और फिजिकल बटन में ये इशू नहीं है। फिजिकल बटन में आपको पता है कि कहाँ पर जो है वो बटन है, प्लेस्ड है, वो है। आपको कभी ऐसा कुछ लगा कि यार, या फिर मेरी राय में जो मेरी जो राय है वो आपको कुछ लग रही है कि शायद आपकी राय कुछ और हो, तो आप मुझे इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दो, क्या लगता है? भैया आपकी जो राय है वो बिल्कुल सही है, मैं ये मना नहीं करूंगा कि आपकी राय बिल्कुल गलत है। जब आप स्टार्टिंग में कोई नई चीज चलाते हो ना, कोई नया फीचर्स आता है, आप उसको जब भी आप ऑपरेट करो तो आपको ध्यान आपका जाती है वहाँ पे। बिल्कुल। जब मैं स्टार्टिंग में गाड़ी चलाता था तो मुझे नहीं पता था कि भैया यहाँ पे इतना टच करेंगे तो इससे हो जाएगा। जब मैनुअल, जैसे आपने मैनुअल का बताया, उसका तो चलो सारी गाड़ियों में एक ही फंक्शन है। बिल्कुल। और उसको बस राइट टू लेफ्ट आपको वो करना है, स्क्रॉल करना है, वो आपका चेंज हो जाएगा। इसमें आपका टच दे दिया। जैसे आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाती है ना, तो आपको ये इसकी आदत है, आपको पता भैया मैंने यहाँ उंगली लगानी है तो इससे मेरा फैन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे फिंगर करके मेरी एसी का टेम्परेचर कम और इंक्रीज होता रहेगा। तो डे टू डे में आप जैसे यूज करोगे आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो। कहीं ना कहीं वो शुरुआती तौर पे परेशानी तो देता ही है। एनीवे, अब जरा इस इंजन के बारे में बात करते हैं। ये मैं इंजन चला रहा हूँ, काफ़ी मक्खन इंजन है, स्मूथ है, 4 सिलेंडर इंजन है। आपको टर्बो इंजन दिया है यहाँ पे स्कोडा ने, और फॉक्सवैगन ग्रुप भी इसको यूज़ करता है। ये इंजन देखो, स्कोडा के इंजन कभी भी इशू तो क्रिएट करते नहीं है। अभी उनके DSGs में ज़रूर ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने वो भी संभाल ली है बात। अब मैनुअल में चला रहा हूँ मैं, भाई बहुत अच्छा इंजन है, सच बता रहा हूँ। मतलब परफॉर्मेंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको रेड लाइन करो, लंबा खींचो, आप एक 3 डिजिट जब करोगे ना, तो तब भी बूस्ट बचता है इसके टर्बो में, तो वो कमाल की बात है। आप मतलब 120-130 के आसपास भी अगर आप देखोगे, तब उसके ऊपर भी लेके जाना चाहोगे। हालांकि मैं 3 डिजिट्स जो स्पीड हूँ कभी भी प्रमोट नहीं करता, लेकिन भाई उसके बाद भी जब आप रेड लाइन करते हो तो इंजन में सच में वो एनर्जी, वो एंथुसियाज्म बचा होता है। तो अब ज़रा और बात कर लेते हैं इसके ओनर से और इनसे पूछते हैं कि मैनुअल क्यों लिया आपने गाड़ी? भैया मैनुअल मैंने इसलिए ली क्योंकि असली गाड़ी चलाने का मजा ही मैनुअल में है। जब तक आपके दोनों पैर, आपके दोनों हाथ वर्किंग में ना हो ना, तो ऐसा लगता नहीं हम गाड़ी चला रहे। मेरे पे ऑप्शन था इसको कि वह मैं 1.5 लाख एक्स्ट्रा देकर मैं इसको ऑटोमेटिक ले लूं, पर ऑटोमेटिक मुझे इतनी ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है। क्योंकि एक तो उसमें एवरेज कम आती है, और उसमें आपका जो पूरा लेफ्ट बॉडी है वो आपकी वर्किंग नहीं होती। ऐसा लगता है कि बिल्कुल खाली रोड दिया जी। जो पंच होता है ना, असली पंच, इंजन का जो आपको पंच चाहिए, स्पीड चाहिए, वो आपको ऑटोमेटिक मिलता है, पर मैनुअल से कम। क्योंकि मैनुअल में आप ऐसा है कि आपको फर्स्ट गियर में आरपीएम कितनी ले जानी है। जैसे अप्रॉक्स अगर आप इसमें फर्स्ट गियर में बिल्कुल अपना एक्सीलरेटर पूरा दे दो, ये आपकी 50 to 60 आरपीएम पे चली जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद भी आप जब सेकंड गियर डालोगे ना, वो बिल्कुल पंच देगी आपको, एक ऐसा पुश देगा जो आपको ऑटोमेटिक, चाहे एटी हो, सीवीटी हो, एमटी हो, वो कहीं नहीं देती, नहीं मिल पाएगा वो। चलो ये तो खैर है। अभी कितने साल चलाओगे यश भाई आप इस गाड़ी को? जब तक चल रही है सर। चलेगी तो 15 साल देखो। बिल्कुल, गाड़ी है, ऐसी गाड़ी है। भैया आपको एक बात शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल। आप कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो आप 50 लाख की लो, 10 लाख की लो, 5 की लो, या 20 to 25 की उसमें लो, जब तक आप गाड़ी को ध्यान से रख रहे हो, अपना फैमिली मेंबर समझ कर रख रहे हो, उसको प्यार से रखोगे और आराम से चलाओगे, गाड़ी आपकी सालों साल चलेगी। जैसे ही आपने उसको कभी कुत्ता बना दिया, या आपने उसको बिल्कुल ही रफ खींच दिया, तो आपको गाड़ी होती है। बिल्कुल, ये लाइफ आपकी इंजन की लाइफ वैसी कम हो जाएगी, वैसे कम। और आजकल के जो इंजन आते हैं, जैसे BS6 फेज 2 है, फेज 1 है, वो वैसे इतने जो है ना सॉफ्ट इंजन है, उसका ध्यान नहीं रखोगे तो इंजन की लाइफ ऑटोमेटिकली कम होती है। करेक्ट, टोटली एग्री विद यू। बिल्कुल। इसमें आपको जैसे आपका फ्यूल होता है, अब फ्यूल आप कौन सा डलवा रहे हो? फ्यूल से याद आया, ये माइलेज कितना देता है वो तो बताओ। माइलेज भैया आप यकीन नहीं मानोगे, ये लोकल मेरे को दे देता है 14 से 15। अच्छा, 14-15 दे रहा है आप? बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं बम्पर टू बम्पर भी बात करूँ ना, तो मेरा 13.5 कहीं नहीं गया। अच्छा, माइलेज है 13 साढ़े 13 तो
ठीक है। और जैसे ही मैं इसको हाईवे पे ले जाऊं, हाँ मेरे को इसने कभी निराश नहीं करा, मुझे हमेशा इसने 20 प्लस दिया। अमेजिंग, ये तो बहुत अच्छा माइलेज क्लेम कर रहे हो आप ये मान लो, अगर मैं यहाँ से वृंदावन का चक्कर लगा रहा हूँ एक, हाँ तो मेरा 100% फ्यूल टैंक में से हाँ। 30% में मेरा आना जाना कंप्लीट हो जाएगा। अरे वाह, और 30% में आपने 350 किलोमीटर कवर कर लिए। बहुत बढ़िया। अभी भी इसकी रेंज जो है वो मेरे को 280 किलोमीटर पे दिखा रही है, जबकि जो फ्यूल है वो नीडल काफ़ी नीचे है, हाफ से। तो जो आप क्लेम कर रहे हो मुझे लग रहा है उसके कहीं ना कहीं नज़दीक ही है। तो ये तो थे दोस्तों आज हमारे साथ में यश भाई, और थैंक यू सो मच अपने राय शेयर करने के लिए मेरे साथ में। और कुछ और अगर आप कहना चाहते हो तो बिल्कुल दर्शकों के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ में यहाँ स्कॉडा ओन करने का, तो बता सकते हो। देखो भैया, आपके साथ तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। जो आपकी ऑडियंस है, बस मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा, अगर आप हार्ड एंड मनी अपना स्पेंड कर रहे हो अपनी व्हीकल्स पे जी, आप ऐसी व्हीकल्स लो जो आपको कॉन्फिडेंस दे। हाँ। आप इन कॉन्फिडेंस उसमें सेफ्टी वाइज, कंफर्ट, ड्राइविंग कंफर्ट, वो गाड़ी आप उस गाड़ी पे इन्वेस्ट करो जो आपको कभी निराश ना करे। करेक्ट जिसमें आपकी सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी जो है, मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा, बिल्ड क्वालिटी, करेक्ट वो आपको कभी धोखा ना दे उसमें। जी। चलो, थैंक यू सो मच यश भाई फॉर कमिंग टू अवर चैनल, और टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और नई वीडियो में मिलेंगे, और आप अपना ध्यान रखो। अगर आप चाहते हो कुछ ऐसी अमेजिंग कंटेंट आपको भी मिलता रहे तो सब्सक्राइब करो, और अगर आप भी अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो हमें मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, हम आएंगे आपके पास में और शेयर करें और बनाएंगे एक ऐसी अमेजिंग सी वीडियो। अंटिल वन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक इन, कीप लिविंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।